सुप्रभातम। सभी को नमस्कार। आज हम इस क्लास में समास पर चर्चा करेंगे दोस्तों। समास शब्द की व्युत्पत्ति जो है सम उपसर्ग पूर्वक। सम क्या है दोस्तों? उपसर्ग है और अस धातु और घय प्रत्यय से समास शब्द निष्पन्न होता है। समास शब्द की उत्पत्ति सम उपसर्ग पूर्वक अस धातु से घय प्रत्यय करने पर समास शब्द निष्पन्न होता है। देखिए दोस्तों, सम अस और घय से समास शब्द बनता है, निष्पन्न होता है। और समास का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों संक्षिप्तीकरण। क्या होता है दोस्तों? संक्षिप्तीकरणम। और परिभाषा की बात करें तो दोस्तों परिभाषा है समसनम समासः। समसनम समासः अथवा समस्यते इति समासः। समसनम समासः अथवा समस्यते इति समासः। या यूँ कहें दोस्तों, समसनम समासः अथवा अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासः। अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासे, अर्थात यदा अनेक पदानि मिलित्वा एक पदम जायते तदा स समासः इति कथ्यते। अर्थात अनेक पदों को मिलाकर एक पद का निर्माण करना ही समास कहलाता है। दोस्तों, समास पदों के बीच होता है और संधि वर्णों के बीच होती है। ठीक है, समास और संधि की बात करें, दोनों में क्या अंतर होता है? तो दोस्तों, समास पदों के बीच होता है, दो पदों के बीच होता है, और संधि दो वर्णों के बीच में होती है। समास शब्द की व्युत्पत्ति और अर्थ आपने जान लिया है दोस्तों। अब हम समास के विग्रह के बारे में बात करें तो दोस्तों, विग्रह दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? विग्रह दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक लौकिक विग्रह, नंबर दो अलौकिक विग्रह। लौकिक और अलौकिक विग्रह दो प्रकार के होते हैं समास में। अब दोस्तों, जैसे मान लीजिए यहाँ अधिहरि है। क्या है दोस्तों? अधिहरि। इसमें दोस्तों क्या है? अधिहरि में इसका विग्रह करेंगे, लौकिक विग्रह करेंगे तो होगा दोस्तों हरौ इति। हरौ इति यह तो है लौकिक विग्रह जो लोक में प्रचलित है। सप्तमी के एक वचन में हरौ शब्द बनता है, हरौ इति। ये तो लौकिक विग्रह हो गया है दोस्तों। ठीक है। और यदि अलौकिक विग्रह की बात करें तो दोस्तों अलौकिक विग्रह होता है जो इस लोक में प्रचलित नहीं है। अर्थात हम जैसे मूल हरि शब्द है और उससे सप्तमी एक वचन में गी प्रत्यय करते हैं, हरि गी और अधि। ठीक है दोस्तों, ये अलौकिक विग्रह होता है। तो दोस्तों, विग्रह आपने पढ़े हैं और दोस्तों विग्रह के बारे में आपने जाना है कि विग्रह दो प्रकार के होते हैं, लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह। अब हम दोस्तों वृत्तियों की बात करें तो वृत्ति 5 प्रकार की होती है। वृत्ति की बात करें तो दोस्तों वृत्ति कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। ठीक है। कृत तद्धित समास एक से सनातन धातु रूप पंचवृत्तय। कृत तद्धित समास एक से सनादंत धातु रूप पंचवृत्तय, 5 वृत्तियाँ होती है। और यदि दोस्तों हम समास के भेदों के बारे में बात करें तो समास के समासः पंचधा। समासः पंचधा। समास 5 प्रकार के होते हैं। यह लघु सिद्धांत कौमुदी अर्थात वरदराजाचार्य के अनुसार है। ठीक है दोस्तों। और यदि हम भट्टोजी दीक्षित के अनुसार, सिद्धांत कौमुदी के अनुसार माने तो समास
कितने माने गए हैं दोस्तों? 4 माने गए हैं। ठीक है, अब हम केवल यहाँ लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार समास पढ़ रहे हैं, जो कि 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 केवल समासः, नंबर 2 अव्ययीभाव समासः, नंबर 3 तत्पुरुष समासः, और दोस्तों तत्पुरुषस्य भेदः, तत्पुरुष का भेद है कर्मधारय, जिसमें विशेषण और विशेष्य होते हैं, और कर्मधार्यस्य भेदः दिगु, और कर्मधार्य का भेद दिगु है। अर्थात दोस्तों कर्मधार्य और द्विगु जो समास है वो तत्पुरुष के ही भेद हैं। ठीक है दोस्तों, अलग से भेद नहीं है, वो तत्पुरुष के अंतर्गत ही आते हैं, कर्मधार्य और कर्मधार्य के अंतर्गत द्विगु। ठीक है दोस्तों, अब हम 3 भेद पढ़ चुके हैं। चौथा भेद है इनका, चौथा प्रकार है बहुव्रीहि समास, और 5वां है द्वंद्व समास। ठीक है दोस्तों, 5वां है द्वंद्व समास। अब हम दोस्तों इन समासों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि समास किस प्रकार से, क्या क्या परिभाषा है। केवल समास की बात करें दोस्तों, तो केवल समास में है विशेष संज्ञा विनिर्मुक्तः केवल समासः। विशेष संज्ञा से रहित जो समास होता है वह केवल समास होता है। क्या होता है दोस्तों? केवल समास होता है, और इसी को दोस्तों सुप्सुपा समास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुप्सुपा। ठीक है, ये पहलंत है, सुप्सुपा समास भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, केवल समास का दूसरा नाम क्या है? सुप्सुपा समास भी है। अब दूसरा समास है अव्ययीभाव समास है। दोस्तों पूर्व पद प्रधान अव्ययीभाव। पूर्व पद समास में दोस्तों पूर्व और उत्तर 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। जैसे कि दोस्तों आपने अभी इसमें अधिहरि इसका विग्रह किया है, हर्रौ इति। तो हरि तो क्या है दोस्तों? इसमें पूर्व पद है हर्रौ, और इति जो है ये उत्तर पद है। या यूँ कहें दोस्तों, इसका जो एलो के विग्रह करते हैं तो हरि ये तो पूर्व पद है, और अधि जो है ये उत्तर पद है। ठीक है दोस्तों, हरि तो पूर्व पद है और अधि जो दूसरा है वह उत्तर पद है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ हम बात कर रहे हैं पदों के प्रधानता के आधार पर समास के जो भेद हैं 5 है, उनमें हम दूसरा भेद पढ़ने जा रहे हैं अव्ययीभाव समास। और अव्ययीभाव समास का पहचान है दोस्तों क्या है कि इसमें पूर्व पद प्रधान होता है। इसकी परिभाषा कह दो या प्रधानता कह दो कि इसमें क्या है दोस्तों? अव्ययीभाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है, या यूँ कहे दोस्तों इसमें जो पहला पद होता है, पूर्व पद जो होता है वह अव्यय होता है। क्या होता है दोस्तों? अव्यय होता है। और अव्यय जब इसके बाद का जो उत्तर पद होता है वह अव्यय नहीं होता है, लेकिन समस्त पद जब निर्मित हो जाता है, बन जाता है, तो दोस्तों वह भी पूरा पद ही अव्यय हो जाता है। इसलिए दोस्तों अव्यय की प्रधानता होने के कारण या पूर्व पद की प्रधानता होने के कारण ही इस समास को क्या कहते हैं? अव्ययीभाव समास कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं तत्पुरुष समास। तो दोस्तों तत्पुरुष समास में क्या होता है? उत्तर पद प्रधानः तत्पुरुषः। जिस समास में क्या होता है? उत्तर पद की प्रधानता होती है तो वह तत्पुरुष समास कहलाता है। ठीक है दोस्तों, पूर्व पद जिसमें प्रधान होता है वह अव्ययीभाव समास होता है, पूर्व पद जिसमें अव्यय होता है वह अव्ययीभाव समास होता है, और समस्त पद जिसका अव्यय होता है वह भी अव्ययीभाव समास होता है। और दोस्तों जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है, उत्तर पद का अर्थ प्रधान होता है, या यूँ कहें कि उत्तर पद प्रधान होता है, तो दोस्तों वह तत्पुरुष समास कहलाता है। नंबर 4 बहुव्रीहि समासः। बहुव्रीहि समासः दोस्तों इसमें क्या होता है? न तो पूर्व पद प्रधान होता है और न ही उत्तर पद प्रधान होता है, अर्थात अन्य पद प्रधानः बहुव्रीह। दोस्तों इस समास में क्या होता है? अन्य पद की प्रधानता होती है, और जिस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है दोस्तों वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। अब दोस्तों हम अंतिम भेद 5वें की बात करें तो दोस्तों उभय पद प्रधानः द्वंद्वः। उभय पद प्रधान द्वंद्वः अर्थात दोस्तों जिसमें दोनों ही पद प्रधान हो, या दोनों ही पद का अर्थ प्रधान हो, या दोनों ही पद क्या हो? प्रधान हो, मुख्य हो, तो दोस्तों वह समास द्वंद्व समास कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वंद्व समास कहलाता है। तो दोस्तों ये जो
विशेष संज्ञा बिंदीर्मुक्त पूर्व पद प्रधान अविभाव उत्तर पद प्रधान तत्पुरुष है, अन्य पद प्रधान बहुव्रीय, उभय पद प्रधान द्वंद्व। ये जो आपको बता रखे हैं, दे रखे हैं, इनको अच्छी तरह से आप याद रखें कि किस समास में कौन सा पद प्रधान होता है। ये प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछा जा चुका है और आगे भी आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। आप याद रखें, इनको बार बार पढ़ें, याद करें। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं विस्तृत रूप से, केवल समास पढ़ने जा रहे हैं। और दोस्तों केवल समास का दूसरा नाम क्या है? सुप्सुपा समास। ठीक है दोस्तों, इसे सुप्सुपा समास भी कहते हैं। और इसके केवल 2 या 3 उदाहरण हैं दोस्तों, जो मुख्य है और महत्वपूर्ण भी है। दोस्तों आपको याद रखना है, ज़्यादा इसके उदाहरण नहीं है। और केवल समास की बात करें दोस्तों तो विशेष संज्ञा बिंदीर्मुक्त है, विशेष संज्ञा से रहित। मतलब विशेष संज्ञा कौन कौन सी? पूर्व पद, उत्तर पद, ये जो हम आगे के समास पढ़े हैं जितने भी, उन संज्ञाओं से रहित जो समास होता है वह केवल समास होता है, वह सुप्सुपा समास होता है। ठीक है दोस्तों, इसके अंतर्गत, केवल समास के अंतर्गत हम पहला सूत्र पढ़ने जा रहे हैं और सूत्र का नाम है भूतपूर्वे चरट। भूतपूर्वे चरट। ठीक है दोस्तों, क्या है? भूतपूर्वे चरट। और दोस्तों यह सूत्र कहता है भूत का पूर्व प्रयोग होता है। क्या कह रहा है दोस्तों? समास तो करता ही है, ये केवल समास करता है और जो भूत शब्द होता है उसका पूर्व प्रयोग होता है। क्या होता है दोस्तों? पूर्व प्रयोग होता है। पूर्वम भूतः, भूतपूर्व। ये पूर्वम भूत जो है दोस्तों, यह क्या है? लौकिक विग्रह है। क्या है दोस्तों? लौकिक विग्रह है। क्या है? लौकिक विग्रह। ठीक है दोस्तों, अब ये क्या है? समस्त पद है। क्या है? समस्त पद है। अब हम दोस्तों अलौकिक विग्रह की बात करें तो क्या होगा? पूर्व अम, द्वितीया के एक वचन में अम आता है। ठीक है दोस्तों, पूर्व मतलब पूर्व प्लस अम, और अलौकिक विग्रह कर रहे हैं दोस्तों भूत प्लस शु। ठीक है दोस्तों, पूर्व प्लस अम, भूत प्लस सु, अलौकिक विग्रह के अंतर्गत आपने ये अलौकिक विग्रह कर लिया है। अब इसमें दोस्तों भूतपूर्व चरट के सूत्र के द्वारा, जो भूतपूर्व चरट सूत्र है इसके द्वारा क्या हो जाएगा? केवल समास हो जाएगा। और केवल समास होने के पश्चात ये सूत्र ये कहता है कि जो भूत शब्द है उसका पूर्व प्रयोग हो जाता है। अब समास होने के बाद में क्या होता है दोस्तों, आप अच्छी तरह समझे। सबसे पहले क्या होता है कि हम क्या करते हैं, उसका जिस समस्त पद है या सामासिक पद है उसका हम लौकिक विग्रह करते हैं। क्या करते हैं? लौकिक विग्रह करते हैं। ठीक है, और लौकिक विग्रह करने के पश्चात उसका अलौकिक विग्रह करते हैं। अलौकिक विग्रह करने के पश्चात में जैसे हमने भूतपूर्व का अलौकिक विग्रह किया है, पूर्व अम भूत सु, ये अलौकिक विग्रह ऐसी स्थिति में क्या होता है कि भूतपूर्व चरट सूत्र के द्वारा क्या किया जाता है दोस्तों? समास किया जाता है। और समास होने के पश्चात क्या होता है दोस्तों? समास करने के पश्चात दोस्तों क्या करते हैं? सुपो धातु प्रातिपदिकीय सूत्र के द्वारा क्या होता है? विभक्तियों का लोप कर दिया जाता है। जो अम विभक्ति आई है दोस्तों, क्या दोस्तों जो अम विभक्ति आई है, ठीक है, ये अम विभक्ति है, इसका और सु जो विभक्ति है इन दोनों का लोप कर दिया जाता है। तो अब स्थिति आती है पूर्व और भूत। ठीक है दोस्तों, ऐसी स्थिति आने पर क्या होता है दोस्तों? अब हम क्या करते हैं? पूर्व प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? पूर्व प्रयोग करते हैं। और सूत्र ने कह रखा है, क्या कहा है? भूतपूर्व चरट सूत्र ने कहा है कि भूत का पूर्व प्रयोग करते हैं या पूर्व प्रयोग होता है। तो ये जो भूत शब्द है इसका पूर्व प्रयोग हो जाएगा, मतलब पहले आ जाएगा। अर्थात भूत, क्या? भूत और पूर्व। ठीक है दोस्तों, भूत और पूर्व ऐसी स्थिति हो जाएगी। अब ऐसी स्थिति होने के पश्चात में पुनः प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। ठीक है, प्रातिपदिक कृत्यादि समासाश्चय सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा करेंगे। स्व जस इत्यादि सूत्र से सु प्रत्यय लेके आएंगे प्रथमा एक वचन में, और सु में से उ की इत संज्ञा हो जाएगी उपदेशी अजुनासी की इत से, और से बचेगा दोस्तों, और से का से जसुरों से रू हो जाएगा, और रू का रे बचेगा, और खरवसानी और विसर्जनीय से क्या हो जाएगा दोस्तों?
रे का विसर्ग हो जाएगा और क्या बन जाएगा दोस्तों, भूतपूर्व। क्या बन जाएगा, भूतपूर्व। ठीक है दोस्तों, विसर्ग। तो ये केवल समास का उदाहरण था दोस्तों। और इसी समास का अगला सूत्र है इवेन समासो विभक्त लोपश्च। इवेन समासो विभक्त्य अलोपश्च। विभक्त्यलोपश्च मतलब विभक्ति और एलोपश्च। इसमें विभक्ति और एलोप मतलब यहाँ यण संधि हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो ये सूत्र कहता है कि इव का समास होता है और विभक्ति का लोप भी नहीं होता है। ठीक है, विभक्ति का लोप भी नहीं होता है। और इसका उदाहरण है, बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट उदाहरण है, वागर्थाविव। क्या है दोस्तों, वागर्थाविव। और इसका विग्रह है, लौकिक विग्रह दोस्तों, वागर्थौ इव इति। ठीक है दोस्तों, वागर्थौ इवेति। अब दोस्तों इसकी हम बात करें विग्रह की, अलौकिक विग्रह की, तो वागर्थ औ, वागर्थ औ इव। ठीक है दोस्तों, ऐसा अलौकिक विग्रह होने के पश्चात में वागर्थाविव का जो अलौकिक विग्रह होने के पश्चात में इवेन समासो विभक्ति लोपश्च सूत्र के द्वारा समास हो जाएगा। कौन सा समास होगा, केवल समास होगा। और फिर सुपो धातु प्रातिपदिकों से इस सु जो विभक्ति है औ, इसका लोप प्राप्त था, लेकिन इस सूत्र के द्वारा इसने कह रखा है कि इवेन समासो विभक्ति लोपश्च। इव का समास होता है और विभक्ति का लोप नहीं होता है, तो यहाँ अव का लोप नहीं होगा। और क्या बनेगा दोस्तों, क्या बनेगा दोस्तों, वागर्थ, वागर्थ और यहाँ औ और उसके बाद में इव। ठीक है दोस्तों, अब औ को क्या करेंगे दोस्तों, आव आदेश करेंगे। क्या करेंगे, आव आदेश करेंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आव आदेश करेंगे तो वागर्थ आव और इसके अलावा इव। ठीक है दोस्तों, और आव का वे हलंत रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, थे में ए है और आ है, दोनों का क्या करेंगे, दीर्घ संधि कर देंगे। वागर्था और वे में ई की मात्रा मिलाएंगे, वी व, वागर्था विव। क्या बन जाएगा दोस्तों, वागर्था विव बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या बन जाएगा, वागर्था विव। तो ये तो थे दोस्तों केवल समास के या सुपसुपा समास के उदाहरण। अब हम अगला समास पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, और उसका नाम है अव्ययीभाव समासः। क्या है दोस्तों, अव्ययीभाव समासः। और दोस्तों इसमें क्या होता है, प्रायेण पूर्व पद प्रदान अव्ययीभावः। प्रायेण पूर्व पद प्रदान अव्ययीभावः। पूर्व पद इसमें क्या होता है, प्रधान होता है। और वह समास कौन सा होता है, अव्ययीभाव समास होता है। दोस्तों जिस समास में ठीक है दोस्तों, से कर ले इसको, जिस समास में पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता रहती है उसे हम क्या कहते हैं, अव्ययीभाव समास कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अव्ययीभाव समास कहते हैं। अव्ययीभाव समास में पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग होता है। ठीक है दोस्तों, जितने भी उपसर्ग हैं, संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं, इन 22 उपसर्गों को क्या कहते हैं, इन 22 उपसर्गों को अव्यय कहते हैं। ठीक है, और इनका क्या होता है, समास में, अव्ययीभाव समास में पूर्व पद होता है, तो वहाँ क्या होता है, अव्ययीभाव समास होता है। अर्थात यूँ कहिए दोस्तों, अव्ययीभाव समास के अंतर्गत पूर्व पद अव्यय या उपसर्ग होता है। ठीक है दोस्तों, दीर्घ वर्णों को ह्रस्व हो जाता है। अव्ययीभाव समास में क्या होता है, जिस वर्ण में क्या होता है, दीर्घ है, तो वह ह्रस्व हो जाता है। अकारांत शब्द के पीछे, अकारांत जो शब्द होते हैं, जब समस्त शब्द बन जाएगा, और जब समस्त शब्द बनने के बाद या निष्पन्न होने के बाद में वह अगर अकारांत शब्द है तो उसके अंत में अम जुड़ जाएगा। क्या जुड़ जाएगा, अम जुड़ जाता है। दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत और आकारांत ओकारांत को ह्रस्व हो जाता है। क्या हो जाता है दोस्तों, दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत, दीर्घ आकारांत ओकारांत को ह्रस्व हो जाता है। नोट, अव्ययीभाव समास में कभी भी विसर्ग नहीं आता है। ध्यान रखिए दोस्तों, विसर्ग कभी भी नहीं आता है। और दोस्तों अव्ययीभाव समास का सूत्र है
अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि व्यर्था भावा अत्या संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनुपूर्व योग पद्य सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि व्यर्था भावा अत्या संप्रति शब्द प्रादुर्भाव पश्चात यथा अनुपूर्व योग पद सादृश्य संपत्ति साकल्यांत वचनेषु। ठीक है दोस्तों, ये सूत्र क्या कहता है? यह सूत्र कहता है दोस्तों, विभक्ति समीप आदि अर्थों में अव्यय पद का समास किसी भी समर्थ पद के साथ हो जाता है। अर्थात जो विभक्ति समीप समृद्धि आदि जो अर्थ है, इन अर्थ में अव्यय पद का समास होता है। ठीक है दोस्तों, और वह कौन सा समास होता है? अव्ययभाव समास होता है। तो दोस्तों हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं कौन सा, किस अर्थ में पढ़ने जा रहे हैं? विभक्ति अर्थ में। कौन सा अर्थ में? विभक्ति अर्थ में। फिर उसके बाद में समीप अर्थ में। ठीक है दोस्तों, तो विभक्ति अर्थ में पढ़ेंगे हम। विभक्ति अर्थ में दोस्तों अधि उपसर्ग आता है। कौन सा आता है? अधि उपसर्ग आता है और सप्तमी विभक्ति होती है और इति शब्द इसमें प्रयोग होता है। क्या होता है? इति शब्द का इसमें प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों, किस अर्थ में? विभक्ति अर्थ में हम अव्ययभाव समास पढ़ रहे हैं और इसमें कौन सा उपसर्ग आता है? अधि उपसर्ग आता है। और अधि उपसर्ग किस अर्थ में आएगा? सप्तमी विभक्ति के अर्थ में, विभक्ति अर्थ में आएगा, सप्तमी विभक्ति का बोध कराएगा और इति शब्द का बाद में प्रयोग होता है। जैसे दोस्तों हम बात करें इसके उदाहरण की, तो अधिहरि पहला उदाहरण है दोस्तों। अधिहरि बहुत अच्छा और इम्पोर्टेंट उदाहरण है। और इसका अगर लौकिक विग्रह की बात करें तो दोस्तों हर्रौ इति लौकिक विग्रह हो चुका है दोस्तों। हर्रौ इति तो क्या है? लौकिक विग्रह है। ये क्या है दोस्तों? लौकिक विग्रह है। ठीक है, और यदि अलौकिक विग्रह की बात करें तो दोस्तों हरौ में मूल शब्द क्या है? हरि है। क्या है? हरि है। और हरौ कहाँ बनता है दोस्तों? सप्तमी के एक वचन में, और सप्तमी में क्या आता है? गी विभक्ति आती है। ठीक है दोस्तों, और उसके बाद में क्या आएगा दोस्तों? अधि। क्या आएगा? अधि। ठीक है दोस्तों, ये क्या हो गया? अलौकिक विग्रह हो गया। ठीक है दोस्तों, क्या हो गया? अलौकिक विग्रह हो गया। आप लिख सकते हैं दोस्तों, हरौ इति लौकिक विग्रह है और हरि घी अधि ये अलौकिक विग्रह है। ठीक है दोस्तों, क्या है? अलौकिक। दोस्तों इसमें क्या होगा? अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि जो सूत्र है उसके द्वारा अव्ययभाव समास हो जाएगा और समास होने के बाद में सुपो धातु प्रातिपदिकियों से गी का लोप हो जाएगा। हरि और अधि ये बचेगा। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद में अधि का क्या हो जाएगा? पूर्व प्रयोग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? पूर्व प्रयोग। हरि का पूर्व प्रयोग होकर के क्या बनेगा? अधि का पूर्व प्रयोग हो जाएगा दोस्तों, और अधि का पूर्व प्रयोग होकर क्या बनेगा? अधि हरि। ठीक है दोस्तों, अधि हरि जो शब्द है अब इसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी। प्रातिपदिक संज्ञा होने के बाद में सु आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और सु आ करके सु का लोप हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि नपुंसकलिंग होने के कारण इसमें क्या होगा दोस्तों? सु का लोप हो जाएगा। ठीक है ना, अब लोप होकर क्या बनेगा? अधिहरि। क्या बनेगा? अधिहरि बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि जो पूर्व प्रयोग होता है वह कैसे होता है। तो दोस्तों दो पदों में से किसी का जब पहले प्रयोग होता है तो किसका किया जाए? तो इसके लिए दोस्तों ये है कि समास विधायक जो सूत्र होता है उसमें प्रथमा विभक्ति में निर्दिष्ट पद का पूर्व प्रयोग होता है। मतलब प्रथमा विभक्ति जिसमें निर्दिष्ट होती है उसमें उसका पूर्व प्रयोग होता है। तो अधि में क्या है? प्रथमा विभक्ति है दोस्तों। इसमें कौन सी है? सप्तमी विभक्ति है। ठीक है दोस्तों, इसमें कौन सी है? सप्तमी है, क्योंकि हर्रौ मतलब सप्तमी है तो प्रथमा विभक्ति अधि में है, तो इसलिए अधि का पूर्व प्रयोग हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ हम बात करते हैं अधिरामम। तो इसका विग्रह है रामे इति, अर्थात राम घी और अधि ऐसा अलौकिक विग्रह हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? लिखें, राम घी और अधि। ठीक है दोस्तों, अलौकिक विग्रह हो जाएगा। और अलौकिक विग्रह होने के पश्चात क्या करेंगे? हम इसका
समास करके और लोप कर देंगे और अधि का पूर्व प्रयोग हो जाएगा और क्या बन जाएगा, अधिरामम। और दोस्तों हमने अव्ययभाव समास की परिभाषा पढ़ी थी, उसकी विशेषता पढ़ी थी कि अव्ययभाव समास में पूर्व पद क्या होता है, अव्यय होता है या उपसर्ग होता है। तो हम दोस्तों इसमें जो अधिहरि है, अधिरामम है, इसमें पूर्व पद क्या है, अधि है, इसमें क्या है, अधि है, तो दोस्तों ये क्या है, उपसर्ग है। ठीक है दोस्तों, उपसर्ग है। और जब समस्त पद बन जाता है दोस्तों अव्ययभाव समास में, तो वह भी अव्यय ही हो जाता है। क्या हो जाता है, अव्यय ही हो जाता है। और अधिहरि अगर पूरे शब्द को पूछा जाए तो ये क्या है, अव्यय पद है। क्या है, अव्यय पद हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से अधिरामम का जो लौकिक विग्रह है रामे इति और अलौकिक विग्रह है राम प्लस गी अधि, ऐसा अलौकिक विग्रह करने के पश्चात समास करने पर अधि का पूर्व प्रयोग करके अधिराम ऐसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अधिराम। अधिराम होने के पश्चात दोस्तों क्या करेंगे, अधिराम के पश्चात में सु लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, और क्या कहा था, अगर समस्त पद अव्ययभाव का समस्त पद यदि अकारांत हो, अंत में अकार हो, तो अम जुड़ जाता है, अर्थात सु का अम हो जाएगा। और अम जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, अधिरामम। क्या बन जाएगा, अधिरामम। इसी प्रकार से अधिकृष्णम, कृष्णे इति, और इसका अलौकिक विग्रह करेंगे कृष्ण घी अधि, अध्याग्नि अग्नौ इति, तो इसमें भी करेंगे अग्नि घी प्लस अधि। अध्यग्नि हो जाएगा दोस्तों अग्नौ इति, ऐसा लौकिक विग्रह। और अलौकिक विग्रह करेंगे तो अग्नि घी अधि, ऐसा करके और अधि का पूर्व प्रयोग करके यण संधि करेंगे और अध्याग्नि बन जाएगा। ठीक है, अध्याग्नि। अगला है दोस्तों समीप अर्थ में। दोस्तों समीप अर्थ में है उपसर्ग का प्रयोग होता है दोस्तों, कृष्णस्य समीपम, कृष्णस्य समीपम, कृष्ण गस, ये तो लौकिक विग्रह हो गया दोस्तों। उपकृष्णम समस्त पद है और इसका ये लौकिक विग्रह हो गया है, कृष्णस्य समीपम लौकिक विग्रह, और कृष्ण गस ये अलौकिक विग्रह हो जाता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर समास की, तो अव्यय विभक्ति समीप आदि सूत्र के द्वारा क्या हो जाएगा, अव्ययभाव समास हो जाएगा। और समास होने के पश्चात इसमें जो विभक्ति पद है उसका लोप हो जाएगा और उप का पूर्व प्रयोग हो जाएगा, तो उपकृष्ण शब्द बनेगा। और उपकृष्ण जो शब्द है दोस्तों अंत में अकारांत है, मतलब अंत में ए है, या यूँ कहें दोस्तों अकारांत है। और अकारांत शब्द अव्ययभाव समास में जो भी होता है तो वह उस शब्द के पीछे अम जुड़ जाता है और क्या बन जाता है दोस्तों, उपकृष्णम। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए हमने अब से पहले पढ़ा है अधिरामम पढ़ा है, अधिकृष्णम पढ़ा है, उसी प्रकार से उपकृष्णम बन जाएगा, क्योंकि अंत में क्या है, अकार है, या यूँ कहें ए है। ठीक है दोस्तों, अब अगला उदाहरण है दोस्तों उपगंगम। क्या है दोस्तों, उपगंगम। इसका ये समस्त पद है दोस्तों। लौकिक विग्रह की बात करें तो गंगयाः, गंगयाः समीपम, ये लौकिक विग्रह हो गया दोस्तों। गंगा गस और उप ऐसा अलौकिक विग्रह हो गया दोस्तों, समास करके और इसमें उप का पूर्व प्रयोग कर देंगे। और गंगा जो शब्द है दोस्तों, गंगा जो शब्द है अर्थात यहाँ क्या बन जाएगा, उप गंगा ऐसा बन गया। तो दोस्तों क्या कहा था, लिखाया था मैंने कि यदि दीर्घ ई दीर्घ उ या आ ओ हो तो उसको रस्व हो जाता है, तो गंगा में जो आ है उसको रस्व हो जाएगा और क्या बन जाएगा, उपगंग। ठीक है दोस्तों, उपगंग ये शब्द बन जाएगा। और रस्व अकार है, अकार अंत होने के कारण इसमें अम जुड़ जाएगा और अम जुड़ करके क्या बन जाएगा, उपगंगम। क्या बन जाएगा दोस्तों, उपगंगम। ठीक है दोस्तों, यमुनायाः समीपम, यमुनाया समीपम, इसमें क्या बनेगा दोस्तों, कृष्ण गस, कृष्ण गस, यमुनाया समीपम लौकिक विग्रह और कृष्ण गस अलौकिक विग्रह। उपकृष्णम समस्त पद है दोस्तों। तो यमुनाया समीपम कृष्ण गस उप समास करके और यहाँ गस का लोप हो जाएगा और उप का पूर्व प्रयोग करके और अम जुड़ जाएगा, क्योंकि अकारांत है कृष्ण, उपकृष्ण, कृष्ण मतलब ऋणय अंत हो गया, ऋणय में एक ही मात्रा है, अकारांत है, तो अम जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा, उपकृष्णम। और दोस्तों इसमें याद क्या रखना है, एक प्रश्न ऐसे बनता है उपकृष्ण में कौन सा समास है, तो आपको अव्ययभाव समास बताना है। ठीक है। और दूसरी बात,
इसका विग्रह पूछते हैं कि उपकृष्णम इत्यस्य लौकिक विग्रह अस्ति। उसमें आपको ध्यान रखना है, तो सभी का लौकिक विग्रह आपको याद होना चाहिए। कृष्णस्य समीपम, ठीक है दोस्तों, यहाँ उपकृष्णम लिखा हुआ है, तो इसको आप काट कर क्या कर ले दोस्तों, यमुना या समीपम मतलब कृष्णस्य समीपम कर दो, उपकृष्णम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, कृष्णस्य। कृष्णस्य समीपम उपकृष्णम। ठीक है दोस्तों, अग्ने समीपम उपाग्नि। ठीक है, उपाग्नि का लौकिक विग्रह होता है अग्ने समीपम, और अग्निगस लौकिक विग्रह होता है, और क्या बनेगा, उपाग्नि। अब दोस्तों समृद्धि अर्थ में बात करते हैं। सु उपसर्ग आता है, समझाने जैसी कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों, जहाँ इंपॉर्टेंट लगेगा मैं वहाँ समझा दूंगा आपको, और बाकी आपके समझ में आ गया होगा कि लौकिक विग्रह किस प्रकार से होगा और अलौकिक विग्रह क्या होने के पश्चात में पूर्व प्रयोग होकर के किस प्रकार से क्या बनेगा। विशेष नियमों की आपको पूर्व में मैंने जानकारी दे दी है दोस्तों। अब आप समझते चले जाएं और फास्ट चले। मद्राणाम समृद्धि, सुमद्रम मूल पद है दोस्तों, समस्त पद है, और इसका लौकिक विग्रह है मद्राणाम समृद्धि। सुमद्रम, मद्राणाम समृद्धि, सुमृद्धम, सुमद्रम। ठीक है दोस्तों, अब इसका एलो विग्रह हो जाएगा मद्र आमसु। तो ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा यहाँ पर समास होकर के, समास होने के पश्चात में विभक्ति आदि का लोप हो जाएगा और सु आगे आ जाएगा, सुमद्र हो जाएगा, और मद्र शब्द जो है अंत में ए है, अम जुड़ जाएगा और सुमद्र बन जाएगा। इसी प्रकार से केरला नाम समृद्धि, सुकेरलम, केरला नाम समृद्धि, केरल आम और सु का पूर्व प्रयोग हो जाएगा, आम लोप हो जाएगा समास होकर के, और सुकेरल बन जाएगा। सुकेरल अकारांत है इसलिए अम जुड़ जाएगा, और क्या बन जाएगा, सुकेरलम। क्या बन जाएगा दोस्तों, सुकेरलम। मगधा नाम समृद्धि, मगध आम प्लस सु। ऐसी स्थिति में दोस्तों क्या होता है, सुमगधम जो समस्त पद है उसका अलौकिक विग्रह मगधा नाम हो गया, और ये क्या है, लौकिक विग्रह हो गया, और ये अलौकिक विग्रह। ठीक है दोस्तों, अलौकिक विग्रह में सु जो बाद में है उसका पूर्व प्रयोग हो जाएगा, सुमगध हो जाएगा। सुमगध जो शब्द है पूरा उसके अंत में ए है, और ए होने के कारण अम जुड़ जाएगा, और क्या बन जाएगा, सुमगधम। सुभिक्षम, सुभिक्षम जो समस्त पद है उसका लौकिक विग्रह होगा भिक्षाणाम समृद्धि। क्या होगा, भिक्षाणाम समृद्धि। और अलौकिक विग्रह की बात करें तो भिक्षा आम सु। ठीक है दोस्तों, अब हम व्यर्थी अर्थ में दुर, व्यर्थी अर्थ में दुर उपसर्ग का प्रयोग होता है, और उसमें अव्ययभाव समास होता है, और व्यर्थी का अर्थ होता है नाश। ठीक है दोस्तों, यवना नाम व्यर्थी, तो यवन आम और दुर। ऐसी स्थिति में दोस्तों दुर्यवनम जो समस्त पद है उसका लौकिक विग्रह यवना नाम है, ये समस्त लौकिक विग्रह है। ठीक है दोस्तों, और ये अलौकिक विग्रह है। ठीक है ना, आप ध्यान रखें, अलौकिक विग्रह में विभक्ति आ जाएगी, और लौकिक विग्रह में क्या है, समस्त पद आएगा। जैसे मान ली यवना नाम व्यर्थी, ठीक है, इस प्रकार का, और अलौकिक विग्रह में यवन आम और दुर, इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, अब हम यवना नाम व्यर्थी की बात करें तो दोस्तों यहाँ यवन आम और दुर अलौकिक विग्रह के अंतर्गत समास होकर के आम का लोप हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, लोप होने के पश्चात क्या बचेगा दोस्तों, यवन और दुर का पूर्व प्रयोग हो जाएगा, दुर्यवनम। क्या हो जाएगा, दुर्यवन हो जाएगा, और अम जुड़ करके दुर्यवनम हो जाएगा। दुर्मूढ़म, मूढ़ानाम व्यर्थी, मूढ़ानाम व्यर्थी, दुर्मूढ़म, मूढ़ आम दुर। दूसकम, शकानाम व्यर्थी, शक आम और दुर, इस प्रकार से निष्पन्न हो जाएगा। अभाव अर्थ में देखिए दोस्तों, अभाव अर्थ में निर उपसर्ग आता है। कौन सा आता है दोस्तों, निर आता है। ठीक है, निर, प्रे प्रा अप सम अनु अव निस निर। निर जो उपसर्ग है दोस्तों वह अभाव अर्थ में आता है, और उसमें अविभाव समास होता है। निर्मक्षिकम, इसका लौकिक विग्रह है मक्षिकाणाम अभाव। मक्षिकाणाम अभाव है, जहाँ मक्खियों का क्या है, मक्षिकाओं का क्या है, अभाव है, उस स्थान को कहते हैं निर्मक्षिकम। क्या कहते हैं, निर्मक्षिकम। अब यहाँ मक्षिका शब्द है, क्या है दोस्तों, मक्षिका, और फिर दोस्तों क्या है, आम है, और उसके बाद में नीर है। ठीक है दोस्तों, क्या है, नीर है। अब क्या करेंगे दोस्तों, समास करके, और क्या हो जाएगा, अव्यय विभक्ति से समास होकर के, और आम का लोप हो जाएगा, और निर का पूर्व प्रयोग करेंगे तो निर्मक्षिक शब्द हो जाएगा, निर्मक्षिका।
ठीक है। निर्मक्षिका शब्द हो गया, तो आ जो है अंत में उसको रस्व होकर के निर्मक्षिक हो जाएगा, निर्मक्षिक। निर्मक्षिक शब्द जो है अब अकारांत हो गया है, इसलिए इसमें अम जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा, निर्मक्षिकम। इसी प्रकार से निर्जनम, जनानाम अभावः, जनानाम अभाव, जन शब्द से क्या बन जाएगा, जन शब्द से क्या होगा दोस्तों, आम आ जाएगा और निर आ जाएगा, ठीक है। निर उपसर्ग आ जाएगा, नी और र। अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ लोप होकर के निर का पूर्व प्रयोग हो जाएगा, निर्जन हो जाएगा, और निर्जन शब्द के बाद में अकारांत है इसलिए अम जुड़ जाएगा और निर्जनम बन जाएगा। निर्गुणम, गुणानाम अभावः, गुण आम और निर्गुणम बन जाएगा। निर्विघ्नम, विघ्नानाम अभावः, विघ्नानाम अभाव, विघ्न प्लस आम प्लस निर, इस प्रकार से निर का पूर्व प्रयोग हो जाएगा और निर्विघ्न शब्द बनेगा, और निर्विघ्न आकारांत होने के कारण अम जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा, निर्विघ्नम बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। निर्भयम, भयस्य अभावः, भयस्य अभावः, तो इसमें क्या होगा दोस्तों, भय के बाद में गस जुड़ेगा, भय, भय गस और निर। ऐसी स्थिति में निर का पूर्व प्रयोग हो जाएगा और शब्द बनेगा निर्भय, और अकारांत होने के कारण अम जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा, निर्भयम। अब हम अत्यय अर्थ में पढ़ रहे हैं दोस्तों। अत्यय अर्थ मतलब नाश होता है और अति उपसर्ग होता है। अति हिमम, हिमस्य अत्यय, हिमस्य अत्यय लोकी विग्रह, और हिम और यहाँ गस, गस क्या है, विभक्ति है दोस्तों, और क्या है, अति उपसर्ग है, ठीक है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, समास होकर के अति का पूर्व प्रयोग हो जाएगा, अति हिमम। इस प्रकार से क्या बन जाएगा, अति हिमम। अगला उदाहरण है अति ग्रीष्मम, ग्रीष्मस्य अत्यय, यहाँ ग्रीष्म और गस हो जाएगा, ठीक है। शब्द क्या होगा, ग्रीष्म होगा और गस, और उसके बाद में अति होगा, ठीक है। और क्या बनेगा, ग्रीष्म गस और अति समास होकर के गस का लोप हो जाएगा और अति का पूर्व प्रयोग हो जाएगा। अति ग्रीष्म शब्द होगा, अकारांत होने के कारण अम जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा, अति ग्रीष्मम। अति पुष्पम, पुष्पाणाम अभाव, पुष्प आम और क्या जुड़ जाएगा, अति जुड़ जाएगा। अति का पूर्व प्रयोग होकर के अति पुष्प बन जाएगा, और अति पुष्प बनने के कारण, अकारांत होने के कारण यहाँ अम जुड़ेगा और क्या बन जाएगा, अति पुष्पम। क्या बनेगा, अति पुष्पम। आपको याद रखना है, अति पुष्पम, पुष्पाणाम अत्यय। अति ग्रीष्मम, ग्रीष्मस्य अत्यय। अति हिमम, हिमस्य अत्यय, ठीक है। ये आपको लोकी विग्रह याद रखना है। अब हम आगे बात करें 7वें नंबर पर असंप्रति मतलब अनुचित अर्थ में। अनुचित अर्थ में दोस्तों कौन सा उपसर्ग होता है, अति उपसर्ग अनुचित अर्थ में भी प्रयोग होता है। निद्रा संप्रति न युज्यते, निद्रा संप्रति न युज्यते। क्या दोस्तों, निद्रा संप्रति न युज्यते, अति निद्रम। अति निद्रम का लौकिक विग्रह है निद्रा संप्रति न युज्यते। अब यहाँ हम बात करें दोस्तों, निद्रा शब्द है, क्या है दोस्तों, निद्रा शब्द है। तो निद्रा, निद्रा प्लस गस और उसके बाद में अति। ऐसी स्थिति में क्या होगा दोस्तों, समास होकर के विभक्तियों का लोप हो जाएगा और अति का पूर्व प्रयोग हो जाएगा। अति निद्रा होगा और आ को रस्व होकर के ए हो जाएगा और अति निद्र शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अति निद्र। और अति निद्र शब्द अकारांत होने के कारण क्या हो जाएगा, भाई निद्रा था लेकिन रस्व कर दिया उसको, क्योंकि मैंने पहले लिखाया था आपको कि जो भी दीर्घ इकारांत उकारांत आकारांत ओकारांत होंगे उनको रस्व हो जाएगा। तो यहाँ आ को रस्व होकर के ए हो गया और अब क्या हो गया, अति निद्र हो गया। अति निद्र होने के पश्चात अकारांत होने के कारण यहाँ अम जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा, अति निद्रम। अब 8वां अर्थ है शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में इति और षष्ठी। ठीक है दोस्तों, शब्द प्रादुर्भाव अर्थ में जैसे इति हरि, इति हरि
जो समस्त पद है उसका लोकी विग्रह है हरि शब्दस्य प्रकाशः, हरि शब्दस्य प्रकाशः। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या होगा, गस विभक्ति होगी, हरि गस, और क्या होगा दोस्तों, इति, हरि गस और इति। अब यहाँ लोप होकर के इति पहले आ जाएगा, इति हरि, और क्या हो जाएगा, सु का लोप हो जाएगा और विसर्ग नहीं आता है। ये ध्यान रखें आप, अव्ययभाव समास में विसर्ग नहीं आता है, समस्त पद में विसर्ग नहीं आता है और समस्त पद क्या होता है, अव्यय होता है। तो क्या बन गया, इति हरि। इसी प्रकार से इति विष्णु, विष्णु शब्दस्य प्रकाशः, इसमें भी आप विष्णु गस और इति कर लेंगे और क्या बन जाएगा, इति विष्णु। पश्चात अर्थ में अनु उपसर्ग होता है और षष्ठी अर्थ में पश्चात अर्थ निकलता है। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए अनु विष्णुम, अनु विष्णुम, विष्णोः पश्चात, विष्णु के बाद, विष्णु के पश्चात। तो यहाँ दोस्तों क्या होगा, विष्णु शब्द है, क्या है दोस्तों, विष्णु शब्द है, विष्णु गस, क्या होगा दोस्तों, विष्णु गस हो जाएगा और क्या होगा, अनु। ठीक है, अब क्या होगा, गस का लोप हो जाएगा, अनु का पूर्व प्रयोग हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, अनु विष्णु, और अनु विष्णु के बाद में सु का लोप हो जाएगा, क्या बन जाएगा, अनु विष्णुम नहीं होगा दोस्तों, ये ध्यान रखें आप, अनु विष्णु, ये मैं को काट दे। ठीक है दोस्तों, ओनली क्या बनेगा, अनु विष्णु, बिना विसर्ग वाला। इसी प्रकार से अनु हरि, हरे पश्चात हरि गस और अनु क्या बन जाएगा, अनु हरि। यथा, यथा के चार अर्थ होते हैं दोस्तों। पहला अर्थ है योग्यता अर्थ में, योग्यता अर्थ में देखिए, रूपस्य योग्यम, अनुरूपम, अनुरूपम मतलब रूपस्य योग्यम, ये लोकी विग्रह है, तो रूप क्या हो जाएगा, रूप गस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूप गस हो जाएगा और अनु। ठीक है दोस्तों, ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, घस का लोप हो जाएगा और क्या होगा, अनु का पूर्व प्रयोग हो जाएगा, अनुरूप बनेगा, अनुरूप के पे अंत में होने के कारण, आकार अंत में होने के कारण अम जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा, अनुरूपम। इसी प्रकार से अनुभूतम, अनुभूतम में भूतस्य योग्यम, भूत गस और अनु, अनु का पूर्व प्रयोग होकर के अनुभूत और अम जुड़ करके क्या बन जाएगा, अनुभूतम बन जाएगा। अगला उदाहरण है अनुशीलम, शीलस्य योग्यम, शीलस्य योग्यम, शील शब्द से गस जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, शील शब्द से क्या जुड़ेगा, शील शब्द से घस, और घस के बाद में क्या है, अनु है। अब दोस्तों यहाँ क्या होगा, घस का लोप हो जाएगा, अनु का पूर्व प्रयोग हो जाएगा, पूर्व प्रयोग होकर के अनुशील शब्द बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अनुशील। ठीक है, और अनुशील जो शब्द है वो अकारांत है, और अकारांत है तो अम जुड़ जाएगा और क्या बन जाएगा, अनुशीलम, क्या बन जाएगा, अनुशीलम। ठीक है दोस्तों, यथा का दूसरा अर्थ है विप्सा अर्थ में, विप्सा मतलब बार बार। ठीक है, अर्थम, अर्थम प्रति, अर्थम, अर्थम प्रति अर्थात प्रत्यर्थम, प्रत्यर्थम क्या है, समस्त पद है और इसका लोकी विग्रह है अर्थम, अर्थम प्रति, और इसका एलोकी विग्रह है दोस्तों, एलोकी विग्रह है अर्थ अम प्रति, क्या है, अर्थ अम और प्रति। ठीक है दोस्तों, ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, अम का लोप हो जाएगा और प्रति का पूर्व प्रयोग हो जाएगा। तो प्रति का पूर्व प्रयोग जब करेंगे तो प्रति के बाद में ए मिलेगा, ए मिलेगा तो ई के स्थान पर यण हो जाएगा, प्रत्यर्थ, प्रत्यर्थ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रत्यर्थ, प्रत्यर्थ हो जाएगा, और इस अकारांत होने के कारण अम जुड़ेगा और क्या बन जाएगा, प्रत्यर्थम, क्या बन जाएगा, प्रत्यर्थम। अच्छा उदाहरण है दोस्तों, कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। अगला उदाहरण है प्रत्येकम, एकम, एकम प्रति। ठीक, ये भी उसी प्रकार से बनेगा जिस प्रकार से प्रत्यर्थम बना था, एकम, एकम प्रति, ये लोकी विग्रह हो गया है। और एलोकी विग्रह की बात करें तो दोस्तों क्या होगा, एक अम और प्रति, एक अम और प्रति, विभक्ति का लोप हो जाएगा, प्रति का पूर्व प्रयोग हो जाएगा, प्रति एक और यण करेंगे तो प्रत्येक हो जाएगा, और अकारांत होने के कारण अम जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, प्रत्येकम, क्या बन जाएगा, प्रत्येकम। पदार्थानति वृत्ति अर्थ में यथा का पूर्व, यथा का चौथा अर्थ है और तृतीय अर्थ है पदार्थानति वृत्ति अर्थ में। यथाशक्ति, शक्तिम अनतिक्रम्य, शक्तिम अनतिक्रम्य, यथाशक्ति, इसका विग्रह याद रखना है, यथाशक्ति का शक्तिम अनतिक्रम्य, यथाशक्ति,
शक्तिम अनतिक्रम्य यथा शक्ति, शक्ति गस हो जाएगा दोस्तों, इसमें क्या होगा, शक्ति गस और यथा, ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, शक्ति गस यथा, गस का लोप हो जाएगा, यथा का पूर्व प्रयोग हो जाएगा यथा शक्ति, और सु का लोप हो जाएगा यथा शक्ति बन जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यथामति, मतिम अनतिक्रम्य, मति गस और यथा, यथा का पूर्व प्रयोग हो जाएगा यथामति, और सु का लोप हो जाएगा यथामति बन जाएगा। यथा रुचि, रुचिम अनतिक्रम्य, क्या बनेगा दोस्तों, रुचिम अनतिक्रम्य लोकी विग्रह है, और इसका अलोकी विग्रह की बात करें तो क्या होगा दोस्तों, रुचि अम, रुचि अम, यहाँ भी दोस्तों अम कर ले, शक्तिम, ठीक है दोस्तों, और यहाँ भी रुचि में अम कर ले, रुचि अम और यथा, ठीक है दोस्तों। ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, अम का लोप हो जाएगा, यथा का पूर्व प्रयोग हो जाएगा यथा रुचि, और सु का लोप हो जाएगा बाद में आने वाला, और यथा रुचि शब्द बन जाएगा, समस्त पद बन जाएगा। यथा विधि भी ऐसे बनेगा, विधिम अनतिक्रम्य, विधि और अम और यथा, यथा का पूर्व प्रयोग हो जाएगा, समस्त पद बन करके यथाविधि बन जाएगा, ठीक है, सु का लोप हो जाएगा। अगला देखें सादृश्य अर्थ में, चौथा अर्थ है सादृश्य मुख्य अर्थ, हरे सादृश्य, हरे सादृश्यम, ठीक है, हरे सादृश्यम से हरि, बहुत अच्छा उदाहरण है दोस्तों, से हरि समस्त पद है और इसका लोकी विग्रह होता है हरे सादृश्यम, और अलोकी विग्रह क्या होगा दोस्तों, हरि गस, हरि गस और क्या हो जाएगा, सह, ठीक है। ऐसे स्थिति में क्या होगा दोस्तों, गस का लोप हो जाएगा समास होकर के, और सह हरि, और सह के स्थान पर से आदेश हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, और से के स्थान पर क्या हो जाएगा, से आदेश हो जाएगा, से और हरि, और सु का लोप हो जाएगा, क्या बन जाएगा, से हरि। विष्णु सादृश्यम, विष्णु सादृश्यम, विष्णु गस और सह, यहाँ पर भी सह के स्थान पर से हो जाएगा, और क्या बन जाएगा, से विष्णु, क्या बन जाएगा दोस्तों, से विष्णु। आनुपूर्व्य या क्रम अर्थ में दोस्तों, क्रम अर्थ में अनुज्येष्ठम, ज्येष्ठस्य आनुपूर्वेण, अनुवृद्धम, ज्येष्ठस्य आनुपूर्वेण, अनुज्येष्ठम का लोकी विग्रह है, और अलोकी विग्रह की बात करें तो क्या होगा, ज्येष्ठ और गस, ज्येष्ठ घस और क्या होगा, अनु, ठीक है दोस्तों, ज्येष्ठ घस और अनु। अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, घस का लोप हो जाएगा, अनु का पूर्व प्रयोग हो जाएगा, अनुज्येष्ठ शब्द बन जाएगा, और अनुज्येष्ठ में अकारांत है इसलिए अम जुड़ जाएगा, और क्या बन जाएगा, अनुज्येष्ठम, क्या बन जाएगा दोस्तों, अनुज्येष्ठम। इसी प्रकार से अनुवृद्धम बनेगा, अनुवृद्धम में वृद्धस्य आनुपूर्वेण, वृद्ध और घस हो जाएगा और अनु जुड़ेगा, ठीक है दोस्तों, घस का लोप हो जाएगा, अनुवृद्ध शब्द बनेगा, और अम जुड़ करके अनुवृद्धम बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अनुवृद्धम। योग पद्य अर्थ में दोस्तों, से चक्रम, क्या है दोस्तों, से चक्रम, चक्रेण युगपद, क्या है दोस्तों, चक्रेण युगपद। इसका अलोकी विग्रह होगा दोस्तों, चक्र, टा और सह, ठीक है दोस्तों, चक्र टा सह, इसका लोप हो जाएगा और सह का पूर्व प्रयोग हो जाएगा, और सह के स्थान पर सह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सह हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम से हो गया तो से चक्र शब्द बन गया है, से चक्र शब्द अकारांत है तो अम जुड़ जाएगा, और क्या बन जाएगा, से चक्रम। इसी प्रकार से जन्म बन जाएगा, जन्मना युगपद,